चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन पे थे। जो हमारी P8 है, पटरोलेट, इसमें 3 औषधियों का मिश्रण है, P2F1C5। P2 ऑक्सीजन पे काम करेगी, F1 नर्वस सिस्टम की रेमेडी है, और C5 बेसिकली आप ये कह सकते हैं जैसे लिवर या गॉल ब्लैडर की हम बात करते हैं तो हीट की रेमेडी है। तो जब हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हीट निकालनी हो और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो तो हम P8 का इस्तेमाल करते हैं। देन P9 सेम रेमेडी है। P2 में हम ऑक्सीजन को लेते हैं जबकि P1 में हम कफ को लेते हैं। तो जब हमारे नर्वस सिस्टम में कफ चिपक जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे उखाड़ने के लिए हम लोग P9 रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं इसमें अधिकतर P9 आपको काफी हेल्पफुल रहती है। इसके बाद C7 पे आ जाइए। C7 A2C5 का कॉम्बिनेशन है। A2C5 एक एंटीबायोटिक रेमेडी है। ये एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है A2C5। ये वेन्स को खोलने वाली, वेन्स की गर्मी को कम करने वाली रेमेडी है। किसी भी ऐसी अवस्था में जहां पे हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज को रिपेयर करना, हील करना A2C5 का काम माना गया है। इसके बाद आ जाइए C8 पर। इसका कॉम्बिनेशन S2C10 है। S2 जो हमारे लटकने वाले ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है वो, और C10 बेसिकली उनके डाइजेशन की रेमेडी। तो जब भी हमें इंटेस्टाइनल, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक इत्यादि में एक्सेस हीट हो जाती है, पित्त ज्यादा बनने लगती है, उसको कम करने के लिए हम लोग C8 का प्रयोग करते हैं। अब आप में से कौन बताएगा C9 और C11 के लिए? C9 क्या काम कर सकती है, C11 क्या काम करेगी? कोई ट्राई करेगा? जी बताइए, कोई ट्राई करना चाहेगा? सर जैसे आपने कल कहा था जो S1 है ये रस की रेमेडी है, और A3 जो है वो हमारी मतलब ब्लड की रेमेडी है, और C5 तो अगर अगर क्रॉनिक कंडीशन में अगर हम देखें तो इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, कैंसर के लिए दी जाती है। तो आई थिंक सर ये बहुत कुछ सिमिलर है जो हमने कल जो देखा था, सेम S1 A3, बट इसका फंक्शन थोड़ा सा कहीं अलग होना चाहिए क्योंकि आपने A3 लिया है इसमें। A3 का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है क्या सर जो A1 A2 से अलग करता हो इसको? देखिए, A1 जो है आर्टरी की रेमेडी है, जी A2 वेन्स की रेमेडी है, जी। और A3 A3 ब्लड और ब्लड की रेमेडी है, हाँ, पेरिकार्डियम की एनीमिया रेमेडी। की भी। हाँ अच्छा, ओके, पेरिकार्डियम के लिए, ओके। तो एक तो सर ये आई थिंक कि जहाँ कहीं पे भी आई थिंक आउटर मेम्ब्रेन पे कहीं इन्फ्लामेशन या वो होगा, उसके लिए ये काम आ सकती है, क्योंकि अगर आपने ऊपर भी बोला है A2 और C5 अगर एंटीबायोटिक है तो ये भी एक एंटीबायोटिक की तरह ही काम करनी चाहिए। हाँ, और A2 S1 एक काम इसमें क्या और करेगी, मिला दिया गया। बिल्कुल A2 काम करेगी नर्व्स के ऊपर, जी। इसके ऊपर, और ये काम करेगी आर्टरी और वेन्स दोनों के ऊपर। कहीं पे भी अरे इंफ्लेमेशन कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड। हाँ जी। तो ये एक कॉमन सी रेमेडी हो गई है। सर मुझे जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मतलब जैसे एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, तो एंटीबायोटिक मतलब कहीं पे भी सिर से मतलब हेड टू टो कहीं पे भी अगर हमको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो ये सिंपल एक कॉम्बो देने से, A2 और C5 देने से, ये इट विल वर्क लाइक एन एंटीबायोटिक। बिल्कुल, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, WEREGE। कॉमनली जी इसके साथ A2C5 GE का कॉमन पैटर्न चलता है।
लेकिन इसका जो बेसिक वर्जन है वो A2C5WE है। जी। अगर आप एक्सेस हीट पे काम कर रहे हैं A2C5YE लगेगा। सर मेरा एक कंफ्यूजन और हो रहा है अभी, जैसे आप बात करें ना एक्सेसिव हीट की बात कर रहे हैं या हम पित्त की बात कर रहे हैं, तो सर जठराग्नि और पित्त जो होता है वो अलग अलग होता है या एक ही होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ वही मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आज। हाँ जठर सही। होता है पेट, जठर होता है पेट, तो जठराग्नि की दिक्कत होगी तो पेट संबंधी दिक्कतें होंगी। इसके अलावा जठर को हम बोलते हैं आपका Thyroid। डेडोनम, हाँ अच्छा ड्यूटेनम, ओके। जठर उसको भी जठर बोलते हैं। तो जहां पर पाचन संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं वो जठर जठर कहलाती है। तो पाचन संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जठराग्नि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बिलोंग करती है, और पित्त आपके पूरे शरीर की। अच्छे से मतलब उसको यूरिक एसिड में अगर बोला जाए तो वो सही होगा सर? नहीं यूरिक एसिड में समझा नहीं आपका, कैसे मतलब? मतलब अमन जैसे अगर पित्त बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड के जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो भी उसी में आएगी ना, मतलब दैट विल काउंट इन एक्सेसिव हीट। यूरिक एसिड जिनको बढ़ जाता है तो वो भी एक्सेसिव हीट में ही आएगा। हाँ, ओके एक्सेसिव हीट और में सर आएगा तो यूरिक एसिड के लिए आपकी बेस्ट रेमेडी A2C5। जी। अच्छा सर ये मंदाग्नि में बेसिकली क्या होता है, मतलब मतलब जो HCl जो होता है हमारे मतलब स्टमक में HCl का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मंदाग्नि। ठीक ओके। ठीक है। और इसके अलावा ये जो होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है रिलीज होने का वो वीक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कभी छोड़ देता है कभी रह जाता है। तो मंदाग्नि अच्छा मंदाग्नि टाइमिंग भी, ओके टाइमिंग भी होता है उसमें। टाइमिंग जो हमारी बॉडी साइकिल होती है उसका साइकिल बिगड़ जाता है। जी। हाँ, और वो जितना रिलीज होना चाहिए उतना रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से खाया पिया प्रॉपर पचता नहीं है। HCl नहीं रिलीज हो पाता है। प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता, हम इसको ये कहेंगे। ओके लेकिन सर मैंने देखा है जिन लोगों को मंदाग्नि का प्रॉब्लम होता है लेकिन उनको जलता तो उनको जलन एसिडिटी तो उनको उनको भी होती है सर। देखिए वो बीमारी अलग है, उसमें क्या होता है जो हमारे आपका जो ये नाल होती है, भोजन नाल, उसमें नीचे लॉक्स लगे होते हैं जो खाने को ऊपर नहीं आने देते। करेक्ट करेक्ट एपिग्लोटिस। एपिग्लोटस, हाँ। जब जी। हीट ज्यादा बढ़ती है उस एरिया में, उस रीजन में हीट ज्यादा बढ़ती है तो एपिग्लोटस का जो साइज होता है वो सिकुड़ जाता है, हाइपर हो जाता है। तो जी। पेट में जो भी अग्नि बन रही है उसमें सब में जो भोजन पचने के लिए वहां पहुंचा है उसके अंदर जी। क्या हुआ है। जी। अब वो एपिग्लोटस जो है वो छोटा हो चुका है तो वो पित्त वापस मुंह की तरफ भागता है, जी। तो वहां दिक्कत आती है। वो एसिड जो है ओके। ऊपर ऊपर चढ़ता है, उसका इससे जी। डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। जी थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट रेमेडी C11 बताइए। C11 के लिए बताया कोई? कोई और नहीं है बताने सर वाला? जी सपना जी आप बताएं। सर जैसे A2 आपने कहा कि वेन्स पे काम करता है, आर्टरीज पे काम करता है। L1 लिम्फेटिक उग्र का हो गया तो लिम्फ पे काम करेगा, और S जो है आपने कहा था कल तो आपने डाइजेस्टिव के लिए मना किया था, बट हाँ S5 जो है मतलब पूरे बॉडी में एज ए टॉनिक काम करता है। एंड C5 भी अगर एंटीबायोटिक और अगर एंटी कैंसरस है तो आई थिंक सर ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जहाँ आई थिंक ये जो इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन, एक्सेसिव हीट या इन्फ्लामेशन जहाँ कहीं हो जाता है वहां के लिए काम करनी चाहिए सर, क्योंकि A2 पे भी ये A2 और L1 जहाँ पे आ रहा है आई गेस सर, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं इसमें एक गलत लिख गया, ये नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, इसको ठीक ओके। हाँ बोलिए आप क्या कह रहे थे? सर मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे जहां तक लग रहा है तो आई थिंक ये एक तो जनरल हेल्थ टॉनिक की तरह भी काम करेगा, प्लस जहाँ पे इन्फेक्शन मतलब जहाँ पे कहते हैं ना सूजन है या जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, या जहाँ पे क्योंकि लिम्फ पे भी, क्योंकि लिम्फ का भी है और ये आर्टरी का भी है और S5 और C5 दोनों मिले हुए हैं। जी तो आई थिंक कि सर ये मतलब एक जनरल टॉनिक की तरह भी काम करना चाहिए, एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगा, प्लस जहाँ पे बिल्कुल। इन्फ्लामेशन सूजन ऐसी कंडीशन के लिए भी काम करना चाहिए सर ये। आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम?
सर मैं कर नहीं रही हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने केवल और केवल एमडीएच किया हुआ है। बट मेरा प्रैक्टिसिंग हमेशा मेरा इसमें रहता है, नेचुरोपैथ में एंड पंचगव्य और डीबीएमएस, ये जो बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं, और होम्योपैथ, इसी में प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। मैंने अभी इलेक्ट्रो में जरा सा भी काम नहीं किया। मैं पढ़ती रहती हूँ, इंटरेस्ट मुझे बहुत है, कुछ मेडिसिन अपने ऊपर ट्राई करती रहती हूँ, बट मैंने अभी तक कोई कॉम्बो बना के किसी पेशेंट को नहीं दिया है सर इसका। आप इस पे काम कीजिए, आपकी पकड़ काफी अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच सर। चलिए नेक्स्ट रेमेडी है C12 A1C1, क्या काम करेगी? C12 रेमेडी किसके लिए प्रयोग की जाएगी और क्या काम करेगी? सर ये भी जैसे C1 अगर इन्फेक्शन के लिए काम कर रही है, और A1 अगर रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, वेरिकोज वेन पे शायद ये काम कर सकती है सर ये। नहीं, वेरिकोज वेन्स के लिए नहीं है, वेरिकोज वेन्स के लिए C11 है। जहाँ C11 A2 ओके, लाइक ऊपर वाली जो है। वो वेन्स की ओके। रेमेडी है ना, तो जब भी वेरिकोज की बात आएगी तो A2 जाएगी उसमें। ये आर्टरी की ओके, रेमेडी है, तो इसमें कहीं पे भी आर्टरी और इन्फेक्शन, मतलब कैंसरस होता है इन्फेक्शन तो है ये, या C1, तो हम उसी के लिए दे रहे हैं। जी, तो ये C12 रेमेडी विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग की जा तो सकती है, किस कंडीशन में? आर्टरीज पे ही काम आनी चाहिए सर ये। बिल्कुल, लेकिन इसका एक विशेष काम है। जी, सर मुझे एक कंफ्यूजन, हाँ सर एक मिनट, मुझे एक कंफ्यूजन और हो रहा है। जैसे आपने C13 और C15 मेंशन किया है पीछे, तो सर C13 और C15 इटसेल्फ, ये भी तो कॉम्बो वाली पहली मेडिसिन ऑक्सीजन, है, ये C13 और C15 होता ही है, वो मतलब बेसिक रेमेडी कैंसरस है। 13 और कैंसरस 15। ओके ओके ओके, आई गॉट, मुझे थोड़ा सा ए कंफ्यूजन था। ठीक है A1 सर, और C1 का मैं कोई समझी। मेन काम बताएगा कि ये स्पेशली किसके लिए यूज हो सकती है? सिमरन और गांठों की जो सूजन रहती है अंदर की, और यूटेरस के ऊपर वो काम करती है सर। वेरी गुड सर। और कुछ? सर ये फाइब्रोइड सिस्ट पे काम कर बिल्कुल, मैंने सकती है, इसीलिए इसका, क्योंकि C1 है। जी मैंने इसीलिए पूछा कि और, ये महिलाओं की, हाँ सर ये महिलाओं की रेमेडी, आई थिंक जी सो। C11, आपने बताया A1, हाँ करेक्ट। C11 पुरुषों की रेमेडी है, C12 महिलाओं की रेमेडी है। ये याद कर लीजिए, पैटर्न है ये। सर कैपलरी पर काम ये करती है सर। कैपिलरीज पे C12 काम करती है। महिलाओं में बेसिकली एनीमिया की शिकायत बनी रहती है। अगर महिलाएं हाइपर एक्टिव हों, अगर महिलाएं डरपोक प्रवृत्ति की हों, अपनी बात को व्यक्त ना कर पाती हों, तो C12 उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी है। लेकिन इसका हमेशा प्रयोग दूसरी रेमेडीज के साथ किया जाता है, ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। क्लियर? ये सर, लेकिन सर मुझे, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जिन जिन महिलाओं में सर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ होता है, जिनमें महिलाओं में पुरुषों वाले गुण ज्यादा पाए जाते हैं, तो सर वो कैरेक्टर उनके देखे जाएंगे, या ये देख मतलब बाहर का स्ट्रक्चर ही देखा जाएगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, या उनके अंदर का भी देखा जाएगा? क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो कई महिलाएं ऐसी होती है सर जो पुरुषों से ज्यादा दबंग और ऐसे नेचर वाली होती है, जो लगता है कि ये तो मतलब किसी पुरुष की धुलाई करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, तो मतलब वो उनके वैसे वाले कैरेक्टर सर हमको पकड़ने चाहिए, या मतलब सामने से जो स्ट्रक्चर वाइज मेल और फीमेल दिख रहा है वो पकड़ना चाहिए हमको? दोनों, जो आपके आगे हम्म। पहले आएगा उसको पकड़ेंगे। अगर आप दबंग महिला ले रहे हैं और पुरुष प्रवृत्ति में ले रहे हैं तो C11 चलेगी। ओके, हाँ वही वही कंफ्यूजन और था अगर कोई इसीलिए सर। पुरुष आता है जी सर। और उसको प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम है लेकिन उसमें स्त्रीत्व के गुण है तो C12 चलेगी। करेक्ट, क्योंकि पुरुष भी सर ऐसे ऐसे आते हैं ना, जैसे अभी काउंसलिंग के लिए एक आए थे परसों, बहुत रो रहे थे सर वो, तो मुझे लग रहा था ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि वो महिलाओं जैसा रिएक्ट कर रहे थे, जी, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि तो इनको क्या करना है हमें तो। यहाँ पे जो रेमेडीज को लेके चलना है वो स्त्री जी। पुरुष की रेमेडी ना लेके, हम्म। जो उनकी प्रवृत्तियां हैं हम्म। उनके हिसाब से उसे मेल में और फीमेल में बांटा गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही। थैंक यू चलिए सर। नेक्स्ट रेमेडी है C14 A3F1C13। अब बताइए किस किस चीज पे काम कर सकती है? A3 ब्लड रेमेडी है, F1 नर्वस रेमेडी है और C13 थ्रोट रेमेडी है। इसका बेसिक इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा?
सर टॉन्सिल्स, सर ये सो और टॉन्सिलाइटिस या ईएनटी इन्फेक्शंस के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा काम करेगा ईएनटी में। बहुत अच्छी है, थ्रोट के लिए बहुत अच्छी है। थ्रोट, हाँ पुरुषोत्तम जी अभी आप कुछ कहने वाले थे बीच में। गले में जो खराश होती है सर जी, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी बिल्कुल, और कोई? सर ये जो ईएनटी में अगर कानों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी काम करेगा सर ये? ईएनटी में तो इसने सब कुछ कवर कर दिया। सर ये पोस्ट नेजल, हाँ। जी सर बोलिए। सर ये केवल पोस्ट नेजल के लिए कैसे रहेगी सर? इसके लिए पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के लिए जी, अगर टिकलिंग हो रही है गले में हाँ तो सर कोई तो उसके लिए भी बढ़िया है, लेकिन आपने एक वो सुना होगा कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, निमोनिया, निमोनिया। जी सर। टाइफाइड, उन कंडीशन के लिए एक बेस्ट रेमेडी है, सपोर्टर रेमेडी है। जब भी सर आपको मैं लंग संबंधी कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो लंग संबंधी, यानी डायफ्राम से ऊपर के कोई भी रोग हो, तो ऐसे केस में C14 बहुत अच्छा रोल निभाती है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री रेमेडी है। ओके सर। ठीक है, और थर्ड डाइल्यूशन में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जी सर यार लार्ज इंटेस्टाइन पे भी काम आती है ना सर ये? लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आप सिक्रेशन की बात कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो बाहर के पार्ट्स होते हैं जैसे सिग्मॉइड, एनस, वहां के लिए बेस्ट है। सर ये कान में जो परफोरेशन होता है या पस फॉर्मेशन होता है या कान में जो आवाजें सुनाई देती है उसमें भी काम करेगा सर ये? हाँ बिल्कुल काम करेगा, लेकिन ये सपोर्टरी रेमेडी है, ये नहीं भूलना। ये जहां आप कंबाइंड रेमेडी को पढ़ रहे हैं, आपने जी। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला लगाना है। जी अगर एस ग्रुप है तो डाइल्यूशन 1, पी ग्रुप, सी ग्रुप, वेन ग्रुप है तो डाइल्यूशन 3। ये मोटा फार्मूला है इसका, ये मोस्टली जी यही चलते हैं, ये चेंज नहीं होते। जी बाकी जो ग्रुप बचे वो सब फर्स्ट डाइल्यूशन, और एफ ग्रुप जो है सेकंड डाइल्यूशन में यूज होता है। लेकिन ये जी। सारी सपोर्टरी हैं। पहले आप मेन रेमेडी प्रयोग करेंगे, उसके 10 मिनट बाद इस रेमेडी का प्रयोग करिए, रिजल्ट आपके फास्ट हो जाते हैं। सर साइनस के लिए कैसे इसका जी सर। रिजल्ट रहेगा? सर साइनस के लिए अगर आप यूज करना चाह रहे हैं एनीमिया में भी काम करेगी ये? सॉरी, क्या एनीमिया में भी काम करेगा? एनीमिया के लिए सर ये काम नहीं करेगी प्रॉपर। ये बेसिकली जो आपके कंठ के रोग होते हैं, कंठ हमारे दो होते हैं, एक तो मुख कंठ होता है और एक एनएसबी कंठ होता है। तो जितने भी कंठ के रोग होते हैं उनके अंदर इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। और कंठ से 4 उंगल ऊपर चले जाइए, नॉर्मली हम एक हाथ ऊपर मान लेते हैं, एक हाथ ऊपर चले जाइए, एक हाथ नीचे चले जाइए, तो वहां तक इसका इम्पैक्ट रहता है, ये इसका कार्य क्षेत्र रहता है। तो लंग्स में जितनी भी प्रकार की सूजन आती है जिसमें पानी भर जाता है, सेम वैसे जैसे गले में पानी टपकता है, उन सभी के अंदर ये काम करती है। और सेम अगर यही चीज एनस में हो जाए, जैसे बवासीर के टाइम पे होता है, फिशर के टाइम पे होता है, उसमें भी ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो मतलब हिंदी में अगर बोले तो गुहा, गुहा जहाँ पे शब्द यूज हो जाएगा वो जगह पे ये काम करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब गुहा का केव, मतलब केव जैसी चीजें जो होंगी वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब मान लीजिए जो इलियम होता है, इलियक होता है सॉरी, जब यस आपकी सर। छोटी आंत बड़ी आंत में मिलती है, हम्म। उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है ये। आपका जो अपेंडिक्स है उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है ये। यस सर। तो ऐसी चीजें जो गुहा रूप में हो, स्टमक भी आपका गुहा के रूप में होता है, जहां पे कोई चीज मूव कर रही है वो कहीं ना कहीं एक गुहा का रूप लेती है। तो मतलब कैविक, मतलब केव जैसी जो भी चीजें होंगी संरचनात्मक तौर पे, अगर केव जैसी कोई चीज है, ये वहां के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये वहां के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर ये थायराइड पे भी काम करेगी सर? देखिए थायराइड एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो केव जैसा नहीं है, तो वहां काम नहीं करेगी। जी सर। ठीक है, लेकिन जो थायराइड के सिक्रेशंस रिलीज होते हैं वहां पे गुहा होती है, वहां पे काम करेगी ये। भाई जहां पे दो पाइप मिलते हैं और एक बड़ा और एक जी छोटा, सर। वहां पे काम कर जाएगी। अच्छा ये रेमेडी मतलब वहां पर काम करेगी? हाँ गुहा में काम करेगी। आप कोई भी रेमेडी उठाएंगे, सारी रेमेडी पूरी बॉडी पे काम करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं इनके कि ये इस जगह पे काम करेगी, ये उस जगह पे काम करेगी। ऐसे ही जहां पे गुहा शब्द यूज होता है या कोई भी ऐसी चीज जो केव शेप हो, वहां पे C14 बेस्ट रेमेडी होती है।
ठीक है। जी सर। अब जी सर। मान लीजिए आपने पूछा थायराइड में काम करेगी, थायराइड में भी काम करेगी, पर थायराइड ग्लैंड पे काम ना करके जहां थायराइड पे सिक्रेशंस होते हैं उन जगहों पर अगर ब्लॉकेज आ रही है या वो फैल गए हैं तो उसके ऊपर काम करेगी। ये स्ट्रक्चरल रेमेडी है। चलिए C16 टंग पे काम करेगी सर ये। टंग पे, हाँ, स्टमक पे काम करेगी सर। स्टमक पे करेगी, टंग पे नहीं समझा मैं। वो जीप पे बोल रहे हैं, जीप पे काम तो करेगी, टंग पे काम करेगी। अच्छा, फिर वो पेट ठीक होगा तो टंग अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। सर एक बार मैं नमनेस को मैं दी थी सर एक्चुअल, हाँ। तब एक बार पढ़ी थी एक्चुअल, हम्म। और नमनेस का ये बहुत अच्छा क्लियर हुआ सर। टेस्टिंग भी, टेस्ट का ये भी इम्प्रूव हुआ सर। जी, ये बेसिकली वैसे तो आपकी जो इंटेस्टाइनल कंडीशंस हैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी है। जब भी इंटेस्टाइन में, स्पेसिफिकली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो वात केंद्र कमजोर पड़ जाते हैं उनको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। तो हमारी जो गंध आती है, स्वाद आता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आता है। तो ऐसी जगहों पर ये काम करती है। तो विशेष रूप से जो हमारी असेंडिंग कॉलन और हमारी ट्रांसवर्सल कॉलन है उसके ऊपर ये काम करती है। उठती हुई आंत और स्थिर आंत, उसके ऊपर काम करती है। सर मॉकस मेम्ब्रेन पर काम आएगी ना सर ये? जितना भी सी ग्रुप है सारा म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है। चल नेक्स्ट है वेनेरियो 2 S2C17 वेन 1। इसका एक बहुत बहुत इफेक्टिव पार्ट है, हम उससे अभी अनजान है। उसको आप चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों पे चेहरे पे मस्से निकल आते हैं जो ग्रीन से होते हैं और स्पेस बड़ा होता है, जिसे मोल बोलते हैं। यस सर। ये उनको खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है। आप हम्म। एक बूंद उस पर लगा दीजिए, दिन में 6 से 8 बार प्रयोग कराइए, महीने 2 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगा। और मैं इस पे प्रैक्टिकल कर चुका हूँ और रिजल्ट बहुत बेहतरीन है इसके। सर वो रेड वाले जो हो जाते हैं, रेड रेड से वो जो गोल गोल छोटे छोटे से और दिखते ब्लैक, हैं। ग्रीन और ब्लैक होते हैं। इनका आकार बड़ा भी होता है कई बार। हाँ सर, वो तो वो बाहर निकल आता है ना मस्सा, मतलब जो सड़ा हुआ मांस जैसे छोटा सा एक टुकड़ा निकल आता है, नहीं दैट नहीं इज। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, ओके। उस पे भी काम करती है लेकिन उसकी बात नहीं जी कर रहा। जी। एक ऐसे मस्से होते हैं जिसे मेडिकल साइंस रिमूव नहीं कर सकती, ओके उन मस्सों की बात होगी जो ओके। चेहरे पे होते हैं। जो आप कर रहे हैं वो गदन पे होते हैं और पीठ पे हाँ, होते हैं। ये सर मैं उसी की बात पूछ रही थी। हाँ, उस पे भी काम करती है लेकिन उसके लिए वेन 3 ज्यादा बेस्ट है। सर जैसे ये मेनिंजियोमा होता है ब्रेन में, हम्म। तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन काम करेगी सर? मैम उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मेनिंजाइटिस की बात कर रही हैं वो शायद। मेनिंजाइटिस आपका एक तरह का बुखार है, तो उसमें आपकी मेन रेमेडी नहीं नहीं, मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा मतलब कि जो ब्रेन में एक, समझो ब्रेन की बाहर की लेयर में जो एक वो बन जाता है, ट्यूमर टाइप बन अच्छा। जाता है। इसके अंदर आप हाँ। करिए C1, P2, F2 और C17 प्लस वेन 1। अच्छा सर। सर ये C17 सिस्ट पे और फाइब्रॉइड और इस पे काम करती है क्या? देखिए बेसिकली ये आपकी किडनी की एनर्जी को ग्रोथ रेगुलेट पे। करती है, हाँ। ये किडनी की एनर्जी को रेगुलेट करती है। हाँ। और उसे हम जो बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकालते हैं। सर C17 रिटेंशन है यूरिन। वात पे काम करती है और ब्रेन तक अगर कोई पहुंच सकता है तो वात है या ब्लड है। तो ब्लड भी इतनी आराम से नहीं पहुंच पाता जितनी आराम से वात पहुंचती है, इसलिए C17। और सर जैसे ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हो अगर, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन काम करेगी सर? उसके लिए S12 है, L1 है, जी सर। A2C5 है, BE है। ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद उसके अंदर अगर हीट है
तो हीट निकालने के लिए S5C5 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पे घाव है, मूव करते हुए दर्द महसूस होता है, तो GE का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर केवल नॉर्मल वीकनेस है तो RE का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो नसें सिकुड़ चुकी हैं, आपस में चिपक रही हैं, तो YE का इस्तेमाल किया जाएगा। जी बेसिक सर। रेमेडी आपकी S12 चलेगी, और यहाँ पे आप APP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। APP भी यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सर जैसे मेरी मदर है तो उनको मेनिनजुमा है ब्रेन में, और 73 इयर्स एज है उनकी, तो उनकी ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी लास्ट 1.5 साल पहले उनका एक आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो अचानक से फिर उनकी अभी 2 महीने 2 मंथ पहले ही उनकी आईज में मतलब उस आईज से दिखना बंद हो गया है, हम्म, बहुत कम हो गया है, और कलर भी नहीं पहचान पाती हैं वो, और अचानक से हो गया ये। देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन चलती है ना, ये हाई डायल्यूशन की चलती है, और अच्छा। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता कि आप केवल फार्मूले को यूज करें। आप पहले पेशेंट को डायग्नोज करना सीखें। कई बार ऐसी जी स्थितियां होती हैं कि आपको दिखाई कुछ और देता है और रिजल्ट कुछ और होता है। मैं जी सर। अपना एक केस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसके किडनी के ऊपर एक सफेद रंग का दाना हो गया था। आप कह सकते हैं भाई फेब्रॉइड हो गया था, लेकिन वो लीक कर रहा था। तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बायोप्सी बोल दी। उसने बायोप्सी कराई, उसके बाद उसके जो लीवर हेड होता है उस जगह पे पेन आ गया। देन उससे ऊपर की रिब्स में भी पेन आ गया, और जो हमारा कौड़ी का स्थान होता है यहाँ पे भी उसको रेगुलर दर्द रहने लगा। उसका कहना यह था कि मेरी नाप हिली है इसलिए दर्द होता है। तो जब मैंने उसको देखा, नाप उसकी वाकई हिली हुई थी, लेकिन जब मैंने उसके ऑर्गन्स को प्रेस किया तो वो सारे सूजे पड़े थे। मैंने किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब उससे कनेक्टिविटी बनाई तो ये सिंपल चीज समझ आई कि लिम्फेटिक सिस्टम डाउन है उसका, जबकि उसको मोशन सही आ रहा है, यूरिन सही आ रहा है, पसीना सही आ रहा है। लड़का है लगभग 20-22 साल का। तो अगर सब कुछ ठीक है तो गड़बड़ कहाँ हुई? तो अगर मैं मेडिकली चलता तो मेडिकली वो कई डॉक्टरों के पास जा चुका है, और लगभग उसका 1.5 साल से इलाज चल रहा था, उसे कोई आराम नहीं आ रहा था। फाइनली जब मैंने उसकी जांच करी, मैंने देखा कि भाई इसकी बॉडी में सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, अगर उसको रेगुलेट करें तो आराम आ जाएगा। मैंने उसको अपनी खुद की एंटीडॉट और डिटॉक्स के नाम से रेमेडी बना रखी है, वो रेमेडीज दी, और विद इन 5 डेज उसका कहना ये था जी मेरे लिवर और इस जगह पर जो पेन रहता था, जो मेरे बैठने पे चलने पे दिक्कत करता था, वो खत्म हो गया। ये अभी 5 दिन का रिव्यू है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो उसको एक कैंसरस फॉर्म मान के उसका इलाज कर रहे हैं। उसका क्रिटेनाइन लेवल इस समय 9 हो रखा है। 9 क्रिटेनाइन लेवल का पेशेंट चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करता है, पूरे शरीर में सूजन होती है, जबकि उसके कहीं पे भी फिजिकली आप सूजन नहीं देखते। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार बीमारियां कुछ और दिखाई देती हैं और कारण कुछ और होते हैं। तो अगर कारण समझ में आ जाए तो हम बीमारियों को फोकस नहीं करते। और यहाँ पे मैंने अभी जो दवाई दी है उसको वो सूजन कम करने की दी है। सूजन कम करेगी और बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करेगी। तो मैंने 10 दिन की दवाई का ये पैकेज होता है, 10 दिन का ये पैकेज दिया, और उसे बोला है भाई 10 दिन बाद दिखाना। तो 5 दिन बाद उसका फोन आया मेरे पास कि जब पहले से काफी आराम है, और सिम्टोमेटिक रूप में उसको डकारें बहुत आ रही हैं, जो उसे पहले इतनी नहीं आती। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम जो चीज देखते हैं, हमें जो चीज मेडिकल टर्म बोल देती है हम उसको मान लेते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन कुछ और कहानी कह रही होती है। तो हमारी जो दवाइयां बनती हैं वो पेशेंट की कंडीशन पे बनती हैं, रोगों का इलाज रोगों के लिए नहीं बनती। और ये चीज जब हम इलेक्ट्रोपैथी पढ़ना शुरू करते हैं तभी बता दिया जाता है हम डॉक्टर नहीं है, हम केवल बॉडी के फंक्शंस को बेटर करने के लिए इन रेमेडीज का सहारा लेते हैं। इन रेमेडीज से किसी बीमारियों का इलाज नहीं होता, रोगों का इलाज नहीं होता। उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। याद है आप लोगों को, मैंने भी शुरू में बात बोली थी कि ये दवाइयां किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, बस ये आपकी बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करेंगी, जिससे बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। तो जहां से फंक्शन क्रिएट हो रहा है, जो फंक्शन आपके सामने आ रहा है उस पर काम कीजिए, दवाइयां आपकी कोई भी काम कर जाए। ठीक है, और इस पेशेंट को मैंने 3 महीने का टाइम दिया है। जब आप लोगों का कोर्स खत्म होने वाला हो तो एक बार मुझसे बात जरूर कीजिएगा, पूछिएगा इस पेशेंट का क्या रहा।
तो मैं आपको रिव्यू दूंगा और हो सका तो उसका वीडियो भी डाल दूंगा। सर जी वो सर। उससे पहले ही ठीक हो जाएगा। आई बिलीव कि सर वो उससे पहले ही ठीक हो जाएगा। महीने लग जाएंगे। उसने पीछे जी। कुछ ऐसे काम कर दिए थे जो गड़बड़ थे। तो ये जो रोग बना है उसको गनोरिया रोग बना है। सर ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो गनोरिया रोग बन गया है, तो उसके अंदर इंटरनली जो ऑर्गन्स है वो सारे सूजे पड़े हैं पेट के रीजन के, और ये सूजन बढ़ती जा रही है। और डॉक्टरों ने उसकी बायोप्सी और इतनी हार्ड हार्ड दवाइयां, उसने फाइनली पता है क्या जवाब दिया 20-22 साल का, कह रहा मैं इतनी दवाइयां नहीं खा सकता, मरना तो है ही, ऐसे ही मर जाओ। ये उसका जवाब था। सर जनरली ऐसे ही होता है। अभी दिल्ली का ही एक लड़का एक एग्जाम देने गया था, उसका भी सेम कंडीशन है। वो डॉक्टर बोल रहा है कि अभी लेट जाओ, अभी कि अभी आपके किडनी ट्रांसप्लांट करा देते, एक अपनी माँ से ले लो, एक अपने पिताजी से ले लो। नहीं, उसकी खैर मतलब कंडीशन तो नहीं बोली, उसको ये बोला है कि भाई अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कैंसर हो जाएगा। और एक बायोप्सी वो करा चुका है, दूसरे के लिए उसे डॉक्टरों ने एडवाइस कर दिया भाई दूसरी बायोप्सी होगी, तब फिर उसने कह दिया भाई मरना तो है ही, खत्म करो इस पेशेंट को। सर बायोप्सी से तो वैसे भी नहीं कराना चाहिए। वो कैंसर में अगर कुछ नहीं भी होता तो स्प्रेड हो जाता है वो। हाँ। ऐसे भी नहीं कराते हैं। हाँ नहीं कराते, लेकिन डॉक्टरों के उसमें जब आप एक बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर के आगे कहाँ चलती है आप। सर वो तो कसाई होते ही हैं, वो तो भयंकर वाले कसाई होते हैं। और इनफैक्ट मैं तो खुद ही रोज के आए दिन हम लोग देखते ही हैं। तो हाँ कहने का सर। मतलब ये है कि हाँ बोलिए। सर इस टाइप का सेम पेशेंट मेरे पास अभी आया हुआ था, जी। उसका भी करीब 2 साल से चल रहा है, RML में ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा 3 बार बायोप्सी हो चुका है उसका। सर, यही और तो है जब ना, वो हमारे पास फर्स्ट बार क्या करते हैं। हाँ फर्स्ट बार सब जब बायोप्सी हुआ ना, पहले वो लड़की बहुत बिल्कुल फिट थी, देखने में ठीक ठाक थी। और फर्स्ट बार बायोप्सी हुआ तभी से उसका वजन कम होना चालू हो गया। और जी अभी मुझे लगता है मुश्किल से ये 26-27 के आसपास होगी। अब उसका जांच वगैरह करवाए तो इसका हाइपोथायरॉयडिज्म भी आया हुआ है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, विटामिन डी डिफिशियंसी आया हुआ है। हम एक होल बॉडी का जांच करवाए यहाँ थे पे उसका। चमत्कारी रेमेडी बताऊं, आप लोग ट्राई करके देखना अगर ऐसे जी केस आते हैं। जी जी एज पर फर्स्ट रेल्यूशन होम्योपैथिक की गोली के अंदर बना के दे दीजिए, उसे कहिए 5 गोली जीभ के नीचे रखे, जब वो खत्म हो जाए 5 गोली दोबारा डाल ले, जब वो खत्म हो जाए 5 गोली दोबारा डाल ले। उसने दिन भर यही करना है। नेक्स्ट डे उसकी बीमारी में कम से कम 25-30% का आराम मिलेगा। और क्रोनिक अस्थमेटिक भी है वो। सर अगर आपने ये बात बोल दी है जी जी कि बायोप्सी हुई है, तो सीधी सी बात हाँ है, बायोप्सी उन पेशेंट्स की होती है जिनमें सूजन आ जाती है। जी जी और आपने कहा क्रॉनिक अस्थमेटिक है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर हीट जनरेट हो चुकी है और हीट बढ़ चुकी है। तो उसे अस्थमा पहले था या उसकी बायोप्सी पहले हुई है, ये हमें क्लियर। पहले बायोप्सी हुई है, इसके बाद अस्थमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो इस्तेमाल करेंगे वो S2 रेमेडी का प्रयोग करेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, सिंगल रेमेडी का प्रयोग है, आप करके देखिए, 3 दिन में रिजल्ट आपके सामने होंगे। और चाहो तो आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हो, सुबह दोपहर शाम। S2 का कौन डायल्यूशन में सर? डाइल्यूशन 1। अच्छा अच्छा। ठीक है, और जीभ के नीचे 5 गोलियां रखनी है, और जब वो खत्म हो जाए दोबारा जी जीभ के नीचे 5 गोलियां दे दीजिए, वो खत्म हो जाए दोबारा 5 गोलियां दे दीजिए। लगभग आप ये मान के चलिए कि सर तो इसको तो फिर ये रेक्टिफाइड स्पिरिट में बनाना पड़ेगा ना ये? स्पिरिट में बनेगी है। ये मुझको नहीं बनाने आता है। हाँ, RS में सर बनेगी। आप क्लिनिक पे कब कब मिलते हो सर? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं अनीता बोल रही हूँ सर। मैम, क्लिनिक पे आने के लिए आप कभी भी टाइम लेके आ सकते हैं। सर अच्छा मैं इस सर पेशेंट को नहीं तो इस पेशेंट को मैं गाइड करता हूँ, आपके पास ही भेजूंगा, नहीं होगा तो साथ में मैं भी आ जाऊंगा, देख आ, लूंगा। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। आप दिल्ली तो में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, हाँ जी, दिक्कत नहीं। हाँ जी। अब मतलब नेक्स्ट कभी भी आ सकते हैं क्लिनिक पे हम? जी अनीता जी, आप कभी भी कॉल करके आइए। आज पीछे अभी ये तुलसी जी मेरे क्लिनिक पे आ गई थी, मैं था नहीं, तो अच्छा परेशान होके गई थी, तो आज फिर अच्छा, मतलब से बात करी तो। हाँ जी, कॉल करके मतलब आए आपके पास, है ना? हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। और सर एक 24 साल की लड़की है, वो पटना में रहती है, हाँ जी। उसका क्रेटनिन कम नहीं हो रहा और कितना है? फीवर नहीं जा रहा।
तो पहले आपको इसमें जो मैंने आपको इम्यूनिटी की दवाई दी थी उसका प्रयोग जी। फीवर उतर जाएगा उससे, तो लेकिन वही वहाँ पे पटना सर एम्स में चल रहा है इलाज। अब एम्स वाले जितने बार मतलब जितने मोरपेनम से लेके जितने भी हायर एंटीबायोटिक है लगभग सब कुछ यूज कर दिया। ब्लड कल्चर से लेके यूरिन कल्चर जितने भी सारे टेस्ट है सारे कर दिए, इसके बाद कुछ भी नहीं मिला उनको। अब शायद कोई एक्यूपेंचर के पास वो दिखाने के लिए गए थे। नहीं तो देखिए, हमसे सबसे हाँ, पहले ये पता करिए उनकी बॉडी में ब्लड कितना है। सारा खेल आपका ब्लड ऊपर चलता है। अभी सर ब्लड कम हो गया, पहले ज्यादा था, अभी तो 5 पे आ गया। 5 पे आ गया तो पहले ब्लड बढ़ाइए, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करेगी। अगर दवाई दी तो केस बिगड़ने के चांस और बढ़ जाएंगे। जी जी जी। ठीक है, अब ब्लड की हमारी कौन सी दवाई है? तो आप यहाँ पे क्योंकि मरणासन अवस्था है तो सिंथेसिस सबसे बेस्ट रेमेडी है। सिंथेसिस 6 बूंद दिन में 6-8 बार दीजिए। फर्स्ट डाइल्यूशन में। फर्स्ट सॉल्यूशन में सिंथेसिस हमेशा फर्स्ट सॉल्यूशन में चलती है। जी जी जी। ठीक है, और महीने 2 महीने के अंदर खून पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर उपचार करिएगा। पहले बुखार निकालना होगा। जी जी, बुखार ही नहीं है, 3 साल 4 साल हो गया, बुखार ही नहीं जा रहा है उसका। देखिए, जब तक खून कम है बुखार नहीं निकलेगा। खून हम्म। पूरा होने के बाद कुछ बुखार का प्रेशर कम होगा, फिर बुखार उतारा जाएगा, उसके बाद उनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगे। और कुछ दवाइयां यहाँ से हम भेजवाए हुए थे, डॉक्टर साहब एक बना के दिए हुए थे, तो उससे क्रेटनिन उसका 6 पे रुका, पहले 9 पे था, वो 6 पे रुका हुआ है, लेकिन न उससे आगे बढ़ रहा है न पीछे जा रहा है। देखिए, एक चीज बताइए, जो जी खून है वो हर चीज को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर उसी की कमी जी। है तो जो घटने वाली चीज है वो घट कैसे सकती है? पहले तो 9 था इसका, लेकिन अब जो 7 दिन भर्ती रही है ना तो और ज्यादा कम हो गया, एंटीबायोटिक हायर वगैरह चला है, पता नहीं इसकी वजह से या अदर कोई यहाँ पे उनको वजह से। बकरी का दूध पीने की सलाह दीजिए और बकरी के बाड़े में रहने की सलाह दीजिए। बकरी की जितनी स्मेल नाक में जाएगी उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। और राइट किडनी में सिस्ट भी दिख रहा है इसका। मैं एक बार सर आपको रिपोर्ट भेजूंगा, उसका रिपोर्ट आया है मेरे पास। सर, रिपोर्ट देखने का कोई फायदा नहीं है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, बॉडी कुछ अच्छा और कहती है, ठीक। रिपोर्ट कुछ और कहती है। ठीक है अगर ठीक है, आपके कोई पास बात नहीं। क्रिटिनाइन का पेशेंट हो और उसका क्रिटिनाइन 9 हो तो समझ जाइए पेशेंट के शरीर में पानी भरा हुआ है, उससे चला फिरा नहीं जाएगा, आलस आएगा, आंखें ऊपर चढ़ी रहेंगी। लेकिन जो इन्फ्लामेशन, लेकिन शरीर में सूजन नहीं है सर कहीं भी। हाँ, और क्रिटिनाइन जो है 9 होने का फिर मतलब ही नहीं उठता। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ब्लड में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्रिटिनाइन बढ़ रहा है। ब्लड प्रॉपर पोषण नहीं दे रहा तो बॉडी उसको होल्ड करके रखती है। जी जी जी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ पोषण दीजिए, पोषण मिलते ही क्रिटिनाइन सर्कल में आ जाएगा और अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, मैं भेजवाता हूँ उसको दवाई की। हाँ जी। ठीक है, सर थैंक ये सैटरडे संडे को भी आप अवेलेबल हो सर? मैम, संडे को नहीं होता, मैं अच्छा सैटरडे को मिल जाता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं वेन 2 पर। S2 C17 वेन 1, S2 आपकी हॉलो ऑर्गन की, C17 आपकी पैंक्रियाटिक रेमेडी और वेन 1 आपकी डिजेनरेटिव रेमेडी है। इसके अंदर बेसिकली मस्सों को कम करने के लिए और जहां पर भी इंटरनली जो सिस्ट हो जाए, फेब्राइड्स हो जाए, जिनका आकार छोटा है, उनके लिए प्रयोग करी जाती है जब वो डीजनरेटिव कंडीशंस की हो। और आज की डेट में महिलाओं में ये कॉमन समस्या हो रही है। ऐसे में वेन 2 एक बेस्ट रेमेडी है पीने में, बट इसके हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मली 5th 7th 10th ऐसे का इस्तेमाल किया जाएगा। सर क्रॉनिक गनेरिया में भी यूज कर सकते हैं ना सर? क्रॉनिक गनोरिया में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेन 3 आ गई, ये A2C5 वेन 1 है, डीजनरेटिव कंडीशन प्लस A2C5 के गुण। ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे हम A2C5 का प्रयोग करते हैं, यानी बॉडी हील अप करने के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, वेन्स की रोटेशन, उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, वहां पे वेन 3 प्रयोग की जाती है। वेन 4 ये भी आपकी एक तरह की इन्फेक्टिव प्लस जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनकी रेमेडी होती है। तो इम्यूनिटी की दवाइयों के साथ वेन 4 का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेन 5 S5A3C3 वेन 1, ये बेसिकली जितने भी ब्लड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, जो हार्ट में छेद हो जाता है, पेरिकार्डियम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनमें काम करती है। और लास्ट रेमेडी है हमारी सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है वृद्ध अवस्था के रोग में, उम्र चाहे कोई भी रहे, सब में प्रयोग की जा सकती है। जब आपको कुछ ना समझ में आए, पेशेंट ढीला ढाला हो, कमजोरी महसूस कर रहा हो, सिंथेसिस दी जा सकती है, पर इसको फ्रीक्वेंटली वे में देना चाहिए। खाना खाने के साथ ताकत देती है और नॉर्मली ये पेशेंट को रिकवर करने का काम करती है। यहाँ पे S1 L1 A3 P1 लिखा हुआ है,
P1 को चेंज करके P2 कर दीजिए। सर ये फर्स्ट देना सर, सेकंड डेरिवेशन देना सर? P1 चेंज कर दीजिए, ये P1 वाला पुराना फार्मूला हो गया, P2 ऑक्सीजनेट करती है, इसलिए ये बेस्ट फार्मूला है। और लास्ट रेमेडी हमारी दो रह गई, एक्वा पहली APP, ये स्किन वाटर है। जब भी हमें लेयर बनानी हो, चिकनाई बढ़ानी हो, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लड में चिकनाई बनानी हो तो हम एक्वा पर्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलास सिंपली हमारे उसकी कॉन्स्टिपेशन की रेमेडी कहलाती है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकस को बढ़ाने का काम करती है। आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी म्यूकस संबंधी दिक्कतें हों, जैसे आंखें ड्राई होना, तो सलास एक बेस्ट रेमेडी है विद एस्ट्रेल। ठीक है सर सिंथेसिस फर्स्ट है सर, सेकंड में डेलिशन में यूज कर सकते हैं ज्यादा? देखिए, सेकंड डाइल्यूशन भी आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। सेकंड डाइल्यूशन पचाने में आसान होता है, फर्स्ट डाइल्यूशन गर्म ज्यादा होता है। इसकी सारी रेमेडी जो है गर्म है। सेकंड इज बेस्ट सर? सेकंड इज बेस्ट। उसको आप फ्रीक्वेंट वे में देंगे तो वो फायदा कर जाएगी, जबकि फर्स्ट में आप दे रहे हैं तो 200 ml पानी में 10 बूंदे डाल के उसको डिल्यूट करके दीजिए। सर फ्रीक्वेंट का तो सर 1 आवर को सर, नहीं तो कैसा सर? हाँ, और अगर आप इसे टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना खाने से पहले 2 चम्मच पानी में 2 बूंद सिंथेसिस मिला के खाना खाने से पहले दे दीजिए। ये किसी को भी दिया जा सकता है, एक बेहतरीन टॉनिक बनता है। ओके सर। यह हमारी आज की क्लास थी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मंडे से हम लोग अब प्रॉपर तरीके से रेमेडीज का अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये कब दी जाती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर कुछ तो मेडिसिन एग्रीवेशन होता है क्या, तो मेडिसिन में फॉल्ट है ऐसा का सर? नहीं मैम, मेडिसिन का फॉल्ट नहीं है, वो आपका उस व्यक्ति के लिए डाइल्यूशन प्रॉपर नहीं है, डाइल्यूशन का चुनाव गलत है। सर अब एक्चुअल सेकंड डेलिशन में देंगे सर, कुछ अब कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत में कोई एग्रीवेशन होता है ना सर, जर्जर मेडिसिन, फिर ये भी होने का चांस है सर? नहीं होगा, एग्रीवेशन नहीं होगा। जब आप मेडिसिन बनाएंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इस तरीके से मेडिसिन बना के रख लीजिए। एग्रीवेशन से निश्चिंत रहिए, नहीं होता एग्रीवेशन। ओके सर। चलिए, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी।